नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के चिनियालीसौड़ में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम आयोजित। मुख्यमंत्री धामी ने स्थानीय लोगों से की बात, सुनी समस्याएं। सीडीएस जनरल अनिल चौहान 21 फरवरी को उत्तराखंड में विकसित भारत को लेकर युवाओं से करेंगे संवाद, राष्ट्र सेवा का मंत्र बताएंगे। उत्तराखंड न्यायालयों को मिली धमकी, बम से उड़ाने की मिली थ्रेट। नैनीताल हाईकोर्ट, देहरादून व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल। आगामी गर्मी को देखते हुए राज्य में तैयारियां शुरू। देहरादून में मॉक ड्रिल से परखी गई तैयारी। धुएं के गुबार उठते दिखे और बजते रहे सायरन। पिथौरागढ़, नैनीताल समेत 7 जिलों में बारिश। केदारनाथ में 6 इंच बर्फबारी। बद्रीनाथ धाम भी बर्फ से ढका। राज्य सरकार की जनसंपर्क एवं जन सेवा पहल जन जन की सरकार जन जन के द्वार के तहत चिनियालीसौड़ में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने भाग लेकर अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री धामी ने लोगों की समस्याओं को सुना। उनकी सरकार है, क्योंकि जनता ही सरकार बनाने का काम करती है, तो सरकार को जनता के पास जाना चाहिए। और 17 दिसंबर से ये शिविरों का कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर से कार्यक्रम प्रारंभ हुआ और हमने देखा कि इसके बहुत अच्छे परिणाम आने लगे। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए अब कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, बल्कि उनके घर के पास सरकार के 23 प्रशासनिक विभाग वहीं पर जाकर शिविर लगा रहे थे, उनकी जन सुनवाई कर रहे थे। सभी जनपदों में जिलाधिकारी उनकी लगातार स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे थे, उन शिविरों में भाग ले रहे थे। हमारे दोनों मंडलों के कमिश्नर, हमारे प्रोटोकॉल के जो इसको देखने वाले हैं सचिव, और इसके साथ साथ मुख्य सचिव और मैं स्वयं हमने तय किया कि कोई भी शिविर केवल औपचारिकतावश न लगाया जाए। लोगों के वहां पर प्रमाण पत्र बनाए जाए, लाभार्थी योजना का लाभ दिलाया जाए। राष्ट्र सर्वोपरि का संदेश लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान 21 फरवरी को अपने गृह जनपद श्रीनगर गढ़वाल पहुंचेंगे। वे यहां मेडिकल छात्र छात्राओं से संवाद कर विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका पर मार्गदर्शन करेंगे। सीडीएस युवाओं, विशेषकर मेडिकल छात्र छात्राओं से संवाद करेंगे। उनका उद्देश्य राष्ट्र निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। वे विकसित भारत में छात्र छात्राओं एवं युवा वर्ग का योगदान विषय पर अपने सैन्य जीवन के अनुभव साझा करेंगे और विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। ये संवाद कार्यक्रम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान के सभागार में आयोजित किया जाएगा और ये जनरल चौहान चिकित्सा शिक्षा प्राप्त कर रहे भावी चिकित्सकों से सीधे यहाँ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री और क्षेत्र विधायक धन सिंह रावत भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उत्तराखंड में गुरुवार को लगातार चौथे दिन अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आज दी गई धमकी में नैनीताल हाईकोर्ट, देहरादून व नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शामिल हैं। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को पिछले 3 दिनों में तीसरी बार धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। इन धमकियों के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और वकीलों ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट बंद करने की मांग उठाई है। देहरादून जिला न्यायालय को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला। इसके बाद से मौके पर पुलिस टीम भी पहुंची, जिन्होंने फिर से एक बार गहन सर्च अभियान चलाया। डॉग स्क्वाड, बम डिस्पोजेबल दस्ते और
पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। पूरे कोड को जांचने के बाद भी कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई जिसमें विस्फोटक होने की आशंका हो, लेकिन कहीं न कहीं एक बार फिर से माहौल जरूर संवेदनशील हो चुका है। आपको बता दें कि बीते दिन भी देहरादून कोर्ट को मेल आया जिसमें कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। देखिए, कल भी एक मेल प्राप्त हुआ था। उसके आधार पर जो हमारी बीटीएस की टीम है और अन्य टीमों के द्वारा थॉरो एक सर्च अभियान यहाँ चलाया गया था। इसको पूरा बिल्डिंग को सैनिटाइज किया गया था और किसी प्रकार की कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई थी। आज पुनः जो है जिला जज कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार एक मेल वहाँ प्राप्त हुआ था जिसमें कि पुनः जो जिला जज परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में तत्काल संवेदनशीलता का परिचय देते हुए पुलिस की जो बीडीएस की टीम है, डॉग स्क्वाड है और हमारे जो अन्य बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए हमारे जो असलाधारी जवान थे उनके द्वारा थॉरो बिल्डिंग का सर्च किया गया है और फिर किसी प्रकार की संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है बिल्कुल भी। और जो मेल प्राप्त हुआ है जिला जज कार्यालय को वो भी हम लोगों के द्वारा से प्राप्त किया जाएगा और उसमें तत्सम्मत आगे जो विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। रुड़की की जबरेड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ने 13 सघन चेकिंग अभियान के दौरान उत्तर प्रदेश सहारनपुर के देवबंद रहने वाले दीपक नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। जब वह पुलिस ने उससे कड़ी पूछताछ की तो उसके पास से 2 और चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई। इन मोटरसाइकिलों में से एक रुड़की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र से चोरी की गई थी तो दूसरी जबरेड़ा क्षेत्र से चुराई गई थी। पूछताछ के दौरान आरोपी ने यह भी बताया कि वह अक्सर यहाँ के क्षेत्रों में आकर चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम देता रहता था। फिलहाल पुलिस जो है उससे ये भी जानने का प्रयास कर रही है कि उस पर और भी किसी थाने में कोई मुकदमा तो दर्ज नहीं है। रात्रि चेकिंग के दौरान हमारे एसओ झबरेड़ा और उनकी टीम थाना क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तो सघन चेकिंग थी, उसमें एक व्यक्ति जो दीपक नाम का है जिसका घर सहारनपुर देवबंद में है, वो व्यक्ति एक बाइक के साथ था। तो उसकी संदिग्धता को देख करके इन्होंने सख्ती से उसके साथ पूछताछ करी तो पता लगा वो जिस बाइक में अभी राइड कर रहा है वो चोरी की है। फिर पुनः पूछताछ करने पर उसने ये बताया कि वो सहारनपुर से आता रहता है और यहाँ जहाँ उसको मौका लगता है वो बाइकें चोरी करके आगे बेचता है। तो उसकी निशानदेही पर 2 और बाइकें रिकवर हुई जिसमें एक थाना गंगनहर से चोरी पे दर्ज है और दूसरी थाना झबरेड़ा से। तो फाइनली जो व्यक्ति है उससे 3 बाइकें चोरी की रिकवर हुई हैं। बाकी कल रात का घटनाक्रम है, इसमें अभी हमारे एसओ और आईओ गंभीरता से पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे कि इसके साथ कुछ और लोग भी हैं या और इसने कहाँ-कहाँ ऐसा किया होगा, इन बाइकों का क्या करता है वो पड़ताल का विषय है। राज्य में भाजपा सरकार के कार्यकाल का ये आखिरी वर्ष है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, जिसके चलते लंबे समय से अभी तक रिक्त पड़े कैबिनेट में मंत्री पदों को भरने के लिए तरह तरह के अनुमान भी लगाए जा रहे हैं। वहीं भाजपा विधायक खजान दास का इस विषय पर कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार करना मुख्यमंत्री धामी के निर्णय के बाद ही संभव हो सकता है। उन्होंने बताया कि कम समय मंत्रिमंडल विस्तार के लिए रह गया है क्योंकि कार्यकाल का समय कुछ महीने ही शेष बचा है और आगे चुनाव भी होने हैं। भाजपा विधायक ने स्पष्ट करते हुए कहा कि समय के मद्देनजर विस्तार हो या ना हो, लेकिन कार्य सुचारू रूप से गति रूप से चल रहे हैं। देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार करना न करना ये मुख्यमंत्री जी के अधीन होता है। मुख्यमंत्री जी हमारे शीर्ष नेतृत्व जो दिल्ली में बैठा है और हमारा प्रदेश का नेतृत्व आपस में बातचीत करते हुए, मुझे लगता है कि समय बहुत कम रह गया है। 10 महीने बाद 11 महीने बाद चुनाव में जाना है, इसलिए विस्तार होगा भी तो ठीक है, नहीं भी होगा भी ठीक है। सरकार हमारी चल रही है, काम चल रहा है, काम वर्क अब भी हो रहा है, तब भी हो रहा था। प्रदेश में इन दिनों जनता की समस्याओं को हल करने के लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा जन जन की सरकार अभियान चलाया जा रहा है। जहां एक और सत्ता दल इस अभियान को मुख्यमंत्री धामी के सुशासन का मॉडल मान रही है, तो वहीं राज्य की केंद्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल इस अभियान को जुमले की नजरिए से देख रही है। उत्तराखंड क्रांति दल के केंद्रीय प्रवक्ता देवचंद उत्तराखंडी का यह मानना है कि सरकार द्वारा धरातल पर कोई कार्य नहीं किया गया है और इस अभियान के तहत जब योजनाओं को जनता तक पहुंचाया जाएगा तो जनता सरकार को असलियत से रूबरू जरूर कराएगी। ये एक भयंकर जुमला हो सकता है। जिस दिन धामी के सरकार या धामी के नुमाइंदे घर घर सरकार के नारे लेकर जाएंगे, देखना
कि किस प्रकार से उनका बहिष्कार होगा। लोग इन दोनों राष्ट्रीय दलों से तंग आ गए हैं और कहीं ऐसा ना हो कि हमने ये पहले भी कहा था, कहीं ऐसा ना हो कि उनको खरी खोटी सुनना पड़े या फिर वर्तमान में जनता का शिकार होना पड़े। इससे बढ़िया है कि वो प्रचार न करके अभी भी जो बचा समय है, इस समय में उत्तराखंड में उन विकास के कार्यों पर खर्च करें। जनपद चंपावत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक लोक कला एवं पर्यटन की असीम संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को चंपावत सरस कॉर्बेट महोत्सव 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ। महोत्सव का विधिवत उद्घाटन प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा वर्चुअली माध्यम से किया गया। टनकपुर स्थित केंद्रीय जल आयोग कार्यालय के निकट मैदान में पारंपरिक स्वागत, दीप प्रज्वलन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ 7 दिवसीय उत्सव की औपचारिक शुरुआत हुई। उद्घाटन अवसर पर जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की गरिमामयी उपस्थित रही। जैसा आपको विदित है, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समस्त जनपदों में शीतकालीन से संबंधित जो पर्यटन के जो भी आयाम है उनको अपने स्थानीय नागरिकों को खोलने के लिए और विशेषकर से चंपावत के ऐसे पर्यटक स्थल जो अभी तक मुख्य धारा में नहीं है, उनको मुख्य धारा में लाते हुए यहाँ पे पर्यटन आजीविका और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए लगातार महोदय का निर्देश प्राप्त हो रहा है। इसी क्रम में हम लोगों ने यहाँ 18 से 24 तक ये कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया है। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र के बहादुरपुर जट में विद्युत विभाग की विजिलेंस टीम पर छापेमारी के दौरान पुलिस की मौजूदगी में कुछ लोगों द्वारा कार्यवाही का विरोध करते हुए टीम के साथ धक्का मुक्की की गई, जिसके बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को संभाला। टीम के द्वारा आरोपी लोगों के खिलाफ पथरी थाने में शिकायत दर्ज कराने की बात कही जा रही है। रामनगर ग्राम पूछड़ी बिहारी टप्पर इलाके में रहने वाली बालिका आलिया अपने ही गांव के कुछ अन्य बच्चों के साथ घर के समीप खेल रही थी, बताया जा रहा है। इस बीच मौके पर एक कचरा वाहन की चपेट में आने से बालिका की मौत हो गई और घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। मृतका बालिका को उसकी नानी और मामा पाल रहे थे। घटना के विरोध में मृतक बालिका के परिजनों एवं ग्रामीणों ने घटना पर विरोध जताते हुए आरोप लगाया कि घटना में शामिल वाहन चालक नाबालिग था और काफी तेज गति के साथ वाहन को दौड़ा रहा था। घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाल सुशील कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां कोतवाल और पुलिस कर्मियों की मौके पर मौजूद भीड़ के साथ काफी नोकझोंक भी हुई। पुलिस बालिका के शव को उठाकर अस्पताल ले जा रही थी, जिसका परिजनों और ग्रामीणों ने विरोध करना शुरू कर दिया। कोतवाल द्वारा लोगों को काफी समझाया गया, लेकिन ग्रामीण घटना में प्रयुक्त वाहन और चालक की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े रहे। कुछ तहरीर वगैरह दी दी मैंने। वो कह रहे हैं एम्बुलेंस आ रही है, एम्बुलेंस आ रही है। आलिया नाम है। कितने साल का है? ये 5 से 6 साल की होगी, लगभग 6 साल तक की है सर। जैसे पता लगा कि हाथों हाथ ही खत्म हो गई, हाथों हाथ इसके ऊपर चढ़ गया टाइम, हाथों हाथ ही खत्म हो गई है। कहाँ पे हुआ है ये? यहाँ कूड़ा डालने आते यहाँ हुआ था। यहाँ ये बच्चे खेलते कूदते हैं, हमें खाली करवाने पहले ही अतिक्रमण करके खाली करवा दिया और कुछ बच रह गए हैं तो तोड़ फोड़ करने के चक्कर में तो उन बच्चों को जान से मार दिया। क्या नाम है? आलिया। कितने साल की बच्ची? शायद 5 साल की, 6 साल की है वो। हमारे पास नंबर है। उसकी नानी ने पाला, माँ बाप भी नहीं है ना, नाना है उसके। उत्तराखंड के 7 जिलों में आज सुबह बारिश हुई। इनमें रुद्रप्रयाग, पौड़ी, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल शामिल हैं। इसके अलावा आज सुबह रुद्रप्रयाग स्थित केदारनाथ में बर्फबारी हुई है। इससे पहले कल यानी कि 18 फरवरी को चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में हल्की बर्फबारी हुई थी। मौसम विभाग ने 3 जिलों में आज बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। इनमें चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके शामिल हैं। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के अनुसार 3300 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। बाकी आज मैदानी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बना रह सकता है। हालांकि पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और उसके अलावा
कल केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की बर्फबारी हुई, जिससे धाम फिर से बर्फ से ढक गए। केदारनाथ में लगभग 6 इंच ताजा हिमपात दर्ज किया गया। इसके अलावा पिथौरागढ़ से मुनस्यारी और धारचूला में हल्की बर्फ गिरी। निचले इलाकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई और शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया। वहीं उत्तरकाशी में हर्षिल में हल्की बर्फबारी हुई है। इसके अलावा गंगोत्री में बारिश हुई। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में हेली सेवा और होगी सुरक्षित। केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम में पहली बार लगेगा एटीसी सिस्टम। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में अब मिलेगी पल पल की मौसम की जानकारी। धुंध बारिश के बीच हेलीकॉप्टर उड़ानों पर रहेगी कड़ी निगरानी। पिछले साल हुए हादसों के बाद डीजीसीए और यूकाड़ा सख्त। सिरसी और सहस्त्रधारा के बाद अब धामों में भी एटीसी व्यवस्था। हेलीकॉप्टरों की लाइव ट्रैकिंग से हर मूवमेंट पर नजर। 25 फरवरी तक केदारनाथ हेली सेवा का टेंडर होगा पूरा। खराब मौसम में नहीं मिलेगी उड़ान की अनुमति। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोपरि। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने रामनगर में एक प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था, बढ़ती अपराध, अवैध खनन और नशे के कारोबार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रावत ने दावा किया है कि देहरादून ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश अपराध की चपेट में है। उन्होंने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों, मानव तस्करी, नशाखोरी और भ्रष्टाचार जैसे मामलों का उल्लेख किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं से जुड़े अपराधों में उत्तराखंड शीर्ष राज्यों में शामिल है। उन्होंने अंकिता हत्याकांड का भी जिक्र किया और कहा कि ऐसी घटनाओं ने महिला सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अपराध कैपिटल के रूप में है। देहरादून ही नहीं, हमारी कई शहर दिखाई देने लगे हैं। अपराध निरंतर बढ़ रहे हैं और कानून व्यवस्था की स्थिति में जबरदस्त गिरावट है। महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं बढ़ रही हैं। अंकिता हत्याकांड में एक वीआईपी को बचाने, भाजपा के नेता को बचाने के चक्कर में इन्होंने सारे राज्य के अंदर जो है महिला सम्मान की असम्मान की एक के बाद एक घटनाएं घटित हुई है, जिसका बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है और हमारी छवि पे भी पड़ा है। और आज स्थिति यह है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो ने जो रिपोर्ट किया है उसके अनुसार देश के 5 शीर्ष महिला अपराध वाले राज्यों में जो है एक राज्य उत्तराखंड भी है। काशीपुर में वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने पार्टी के प्रदेश सचिव शिवम शर्मा के आवास पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि लगातार हो रहे तबादलों से प्रशासनिक व्यवस्था कमजोर होती है और इसका सीधा असर कानून व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार अपराध पर नियंत्रण स्थापित करने में विफल रही है और आम जनता असुरक्षा की भावना में जी रही है। इनके खिलाफ जो ढेरों सवाल है, जनता के सवाल है, राज्य के अस्तित्व पर बुनियादी जो हमारा आधार तंत्र है उसको भी कमजोर कर रहे हैं। भ्रष्टाचार चरम पर है। पलायन की गति यह है कि राज्य एक असंतुलित विकास का मॉडल बन करके रह गया है। बेरोजगारी निरंतर बढ़ रही है, युवा नशे के शिकार हो रहे हैं। महिलाओं पर अत्याचार, बलात्कार की घटनाएं निरंतर बढ़ रही है। विकास बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है।
कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल जर्जर हो गई है। रुड़की के मंगलौर में स्थित आज्ञा बायोटेक कंपनी के बाहर बैठे वर्करों को मंगलौर पुलिस ने हिरासत में लेकर हरिद्वार ले जाकर बाद में मंगलौर के विभिन्न स्थानों पर छोड़ने के बाद सभी वर्कर मंगलौर कोतवाली पुलिस की कार्यशैली से नाराज होकर धरने पर बैठ गए। नाराज श्रमिकों का कहना है कि कंपनी उन्हें उचित वेतन नहीं दे रही और उनसे 12 घंटे तक कार्य कराती है। इस विरोध के चलते जब वे कंपनी के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे तो पुलिस ने उन्हें वहां से हिरासत में लेकर हरिद्वार के रोशनाबाद ले गए और शाम को वापस उन्हें अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया। प्राइवेट कंपनी में हम अपना हक मांग रहे थे। हमारे 15 साल से 20 साल से उन्होंने 7,000 रुपए के रखे थे। अगर हमने अपना हक लिया तो प्रशासन हमें उठा के रोशनाबाद ले गई। रोशनाबाद उन्होंने हमें जेल में रखा। हम कंपनी के लिए हम अपना हक मांग रहे थे। हम कोतवाली में यहाँ पे भी अपना हक लेने आए हैं। जब वहाँ पे भी कोई हमारा हक नहीं ले रहे, प्रशासन हमारा साथ नहीं दे रहा। गरीब जनता के लिए प्रशासन है तो गरीब जनता का क्यों नहीं कर रहा है प्रशासन। तो अभी के इस बुलेटिन में इतना ही। मैंने रीजन टीवी के साथ नमस्कार।